आज हम अपने टॉपिक बात करने से पहले आपको कुछ केस डिस्क्रिप्शन बताना चाहता हूँ सो दैट आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो पहले आते हैं 60-year-old जेंटलमैन के, जो हमारे पास आए थे। ये कोविड पेशेंट थे। इन्होंने कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसके बाद इन्हें एक्सट्रीम डायरियाज होना शुरू हुए। फिर दूसरे पेशेंट है 70-year-old लेडी, जो आए थे विद एक्सट्रीम लूज स्टूल एंड एक्सट्रीम वॉमिटिंग्स। ये भी कोविड पेशेंट थे और इनको भी कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर आते हैं 29-year-old लेडी, ये भी कोविड के ट्रीटमेंट चल रहा था। ये सडन ऑनसेट मसल वीकनेस के साथ आए थे। इतना मसल वीकनेस था कि ये उठना चलना फिरने में बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर आते हैं 40-year-old लेडी, जिनको एक्सट्रीम स्टमक पेन और वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ आए थे। इनमें एक कॉमन चीज थी, ये तो कोविड था इनको, और दूसरा कॉमन चीज था कि ये लोग किसी ना किसी ट्रीटमेंट पर थे कोविड के लिए। थर्ड कॉमन ये प्रॉब्लम है जो आज का अहम मुद्दा है, ये गलत गैर जिम्मेदारी का दवाई इस्तेमाल करना। आपने वीडियो का टाइटल तो देखा है, पैंडेमिक विद इन अ पैंडेमिक। आप तो जानते हैं कोविड पैंडेमिक चल रहा है, बट उस पैंडेमिक के अंदर भी कई पैंडेमिक्स चल रहे हैं। वो है पैंडेमिक ओवर मेडिकलाइजेशन का, उसके बाद है इर्रेशनल मेडिकेशन यूज, एंटीबायोटिक मिसयूज एंड अब्यूज। तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन दवाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने जो ऑब्जर्व किया वो था, कॉमन जो ड्रग्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे थे वो था एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। इनिशियली जब कोविड स्टार्ट हुआ वो टाइम पे कई साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट कई ड्रग्स को टेस्ट किया, जो अवेलेबल ड्रग्स थे, जो अप्रूव्ड ड्रग्स थे, जो रेगुलर बेसिस पे यूज किया जाते हैं, वो ड्रग्स को लैब में टेस्ट किया, क्या ये ड्रग्स कोविड पे इफेक्टिव हो सकते हैं। उन ड्रग्स में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन भी अवेलेबल थे। उन्होंने लैब में तो चेक किया कि इन ड्रग्स का कुछ इफेक्ट है कोविड के वायरस पर, बट जब उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए, जब पेशेंट्स पे इस्तेमाल करना शुरू किया, वो टाइम पे उनको कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दिखा। इसके लिए ये ड्रग्स को फिर कभी ना रिकमेंड भी नहीं किया, ना इस्तेमाल किया गया। इंटरनेशनल वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं हो रहा है, बट सिर्फ इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे इस ड्रग का स्टिल अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, बिना कोई बेसिस, बिना कोई एविडेंस। और दूसरे मेडिकेशन जैसे ये एमॉक्सिसिलिन है, सेफ्ट्रियाक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये ड्रग्स का इस्तेमाल हॉस्पिटलाइज पेशेंट में किया जा रहा है। कई बार ये होता है कि पेशेंट्स एजिथ्रोमाइसिन डॉक्सी पे होते हैं और उन्हें लूज टूल स्टार्ट होता है एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट की वजह से, उन्हें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, विच इज अगेन सेंसलेस। अब दूसरे जो एंटीबायोटिक्स है, चाहे वो मेरोपिनम हो या टिकोप्लानिन, इसकी जगह ट्रीटमेंट में है, बट सिर्फ एक ही सिचुएशन में दिया जा सकता है। इट इज समथिंग कॉल्ड सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब वायरल इन्फेक्शन है, वायरल निमोनिया, जो कोविड का निमोनिया हो रहा है वो है, उसके ऊपर एक बैक्टीरियल सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन रहता है, वो अगर आ जाता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जा सकता है। जब तक कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, एंड मोर देन साइड इफेक्ट्स, इंडिया में जो प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का, वो वर्ल्ड के किसी कंट्री से भी बहुत ज्यादा है। एंड इसकी वजह से सिंपल इन्फेक्शंस के साथ भी लोग कभी मर जाते हैं, बिकॉज ये एंटीबायोटिक उन पर इफेक्टिव नहीं हो पाता। और यहाँ पे मैंने हर ड्रग के साइड में इसके मेडिकेशन कॉस्ट प्राइस भी मैंने ऐड किया, ये समझाने के लिए कि सिर्फ पेशेंट को सिर्फ एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स भी नहीं, बट उसके मेडिकेशन का कॉस्ट, जो प्रॉब्ली एक वेल इनकम ग्रुप के लोगों में शायद मैटर नहीं करेगा, बट पेशेंट जो मिडिल क्लास में है या लोअर क्लास में है, वैसे पेशेंट्स में इवन इतना छोटा अमाउंट भी बहुत मैटर करता है। एंड ऊपर से अगर उन्हें कोई साइड इफेक्ट होता है, उसके लिए अलग केयर के लिए फिर चार्जेस उनको पड़ जाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है वो। और ये एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस था जो बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहा है। अब ये एक ड्रग है आइवरमेक्टिन। अगेन उन 90 ड्रग्स में आइवरमेक्टिन भी एक ड्रग था जिसको लोगों ने टेस्ट किया, लैब में तो इफेक्टिव था, बट क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं देखा गया। बट स्टिल इंडिया में अभी भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज नहीं किया कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, और इसे इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन कई स्टेट्स में, जैसे कि तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र में इसे एज ए प्रोटोकॉल बना दिया गया है। हम जब कोई मेडिकल प्रोटोकॉल बनाते हैं, कोई गाइडलाइन बनाते हैं, उसके पीछे रिसर्च होना चाहिए, उसके पीछे कोई सिग्निफिकेंट प्रूफ होना चाहिए। बट यहाँ पे बिना कोई सिग्निफिकेंट प्रूफ, बिना कोई रिसर्च के बेसिस पे इन दवाइयों को एक प्रोटोकॉल में डाल के कोई फ्रीली लोगों को प्रिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा गलत बात है। अगेन आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासाइटिक एजेंट है और कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे कोई दूर का कोई कनेक्शन नहीं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इनिशियली अगेन इसको भी टेस्ट किया गया था, बट ये बिल्कुल क्लिनिकल ट्रायल्स में फेल हो गई, इसमें कोई बेनिफिट कुछ नहीं दिखा। बट इंडिया में अगेन वही सेम स्टोरी होती है कि इंडिया में इसे फिर भी यूज किया गया। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। कॉमन सेंस की बात यहाँ पे है, कोविड में इम्यूनोसप्रेस करने का कोई लॉजिक नहीं बनता अगर पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज में है। अगेन कॉल्चिसिन, ये एंटी गाउट मेडिकेशन है, इसका कोई कहीं दूर
से भी कोविड से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट कॉमन ड्रग जो बहुत इस्तेमाल किया जा रहा था वो है मॉन्टिलुकास एंड लिवोसिट्रिजिन एंड सेट्रिजिन। ये एक एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है। एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, इन्फेक्शन, दोनों में फिर कोई कनेक्शन नहीं है, बट मैंने जितने प्रिस्क्रिप्शन देखे हर किसी को ये प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। कॉफ सप्रेसेंट, कॉफ एक डिफेंसिव रिफ्लेक्स है जो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या कोई डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि अगर बाहर नहीं आएगा तो लंग्स को डैमेज पहुंचा सकता है। लॉजिकली कॉफ को सप्रेस नहीं करना चाहिए जब एक्टिव इन्फेक्शन होता है, बट हर पेशेंट को कॉफ सप्रेसेंट दिया जा रहा था। नेक्स्ट भी ड्रग्स है ये एनएसएड्स, पेन किलर्स बोलते हैं। तो एनएसएड्स देना इज वेरी हार्मफुल बिकॉज वायरल में एनएसएड देने से लिवर पे और किडनीज पे जो डैमेज होता है वो अंदाजा नहीं लगा जा सकता। ऐसे सिचुएशन में दवाई देना इज अगेन क्लियर कट मेडिकल नेग्लिजेंस। जो आप ये नेमिसुलाइड देख रहे हैं, नेमिसुलाइड दुनिया भर में ये बैंड है ड्रग ये, बिकॉज ये ड्रग से लिवर फेलियर का इतना बड़ा रिस्क है, इसकी वजह से इसे दुनिया भर में बैन किया है, बट इंडिया में जैसा हर चीज चलता है ये भी बिल्कुल चल रहा है। दूसरा कॉमन मेडिकेशन जो हमने ऑब्जर्व किया होता है एक्वास्पिरिन एंड डेबिगेट्रन। ये दोनों मेडिकेशन ब्लड थिनर्स है। ये उन पेशेंट्स में दिया जाता है जो हार्ट पेशेंट्स हो या का जो क्लॉट्स फॉर्म होने का रिस्क जिनमें होता है, उन्हें इन जनरल दिया जाता है। ये कोविड पेशेंट्स में भी इस ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट सिर्फ उन पेशेंट्स में जो वेंटिलेटर पे हो या बेड रिडन हो जाए, उन पेशेंट में जिनमें क्लॉट फॉर्म होने का रिस्क ज्यादा है, उनमें ये दिया जा सकता है, या जो पेशेंट में ऑलरेडी क्लॉट फॉर्म हो गए तो उन्हीं में ही ये यूज किया जाता है। बट हमने कई प्रिस्क्रिप्शन में देखा कि हर पेशेंट, चाहे वो माइल्ड कैटेगरी वाला पेशेंट हो या मॉडरेट कैटेगरी वाला पेशेंट हो, अंडर होम केयर हो, उनमें भी ये दवाई जनरली प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। कोई गाइडलाइंस नहीं है इसके बारे में इस तरीके से यूज करने का, बट प्रिस्क्राइब किया जा रहा था ओपनली। अब आते हैं स्टेरॉइड यूज पे। यहाँ पे हमें ये समझना है कि स्टेरॉइड कोविड के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। क्या एक स्टेरॉइड पहली बार यूज किया गया है? नहीं, स्टेरॉइड्स को हम पहले भी यूज करते थे और कई सीवियर इन्फेक्शंस में जहाँ पे सेप्टिक शॉक हो जाता था या ARDS मतलब सीवियर निमोनिया जो पेशेंट निम्ना वेंटिलेटर्स पे चलाते थे, हम इसे पहले भी यूज करते थे। ये बहुत ही हेल्पफुल ड्रग है, बहुत ही एक्सीलेंट ड्रग है, बट जब अगर इसे हमें राइटफुल टाइम पे यूज करें और राइट डोसेज में यूज करें। अगर हम इसे मिसयूज करना शुरू करें, इससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स और कोई मेडिसिन में ना हो। द मेन रीजन जो हम ये कोविड के पेशेंट में यूज करते हैं वो सीवियर निमोनिया, जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और जो वेंटिलेटर पे जाते हैं उन्हीं में ही देना है। बट मैंने कई प्रिस्क्रिप्शन में ऑब्जर्व किया कि पेशेंट्स को सिर्फ अगर सीटी में माइल्ड निमोनिया भी आ जाए उन्हें स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। अगर कोई पेशेंट सिर्फ कोविड पॉजिटिव भी है उन्हें भी स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिए थे। दवाओं की बात तो हो गई, जस्ट एक ब्रीफ में एक आपको लैब टेस्ट के बारे में बता दूंगा जो बहुत मिसयूज किया गया है। दो ही लैब टेस्ट कोविड पेशेंट में कराना चाहिए, बट उसके इंडिकेशंस हैं और हर पेशेंट में नहीं होता, केस बाय केस पे डिपेंड करता है किसको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। बट मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि पूरे जितने लिस्ट है ये हर पेशेंट अगर उसे कोविड पॉजिटिव आ जाता है, चाहे वो माइल्ड कैटेगरी में ही क्यों ना हो, बट ये पूरे टेस्ट उन्हें कराया जाता है। तो हमने तो देख लिया कि क्या क्या ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। मेन चीज जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, मेडिकेशंस की जब बात करते हैं, मेडिकेशंस भी केमिकल्स है और उनको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेनिफिट आ सकता है, बट अगर उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो एक टॉक्सिन से कम काम नहीं करेंगे। फिर जब हम मेडिकेशन देते हैं तो हमें पता रहता है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। हर एक डॉक्टर को बैलेंस करना पड़ता है उसके बेनिफिट्स और उसके साइड इफेक्ट। अगर समझिए कि अगर कोई मेडिकेशन का बेनिफिट कम है और साइड इफेक्ट ज्यादा है, मेडिकेशन देना भी बेकार। बट सिचुएशन जहाँ पे बीमारी ऐसी हो कि बीमारी को अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो उस जान का खतरा है और उसे मेडिकेशन दे रहे हो ये जानते हुए कि उसके साइड इफेक्ट्स भी है, तो एटलीस्ट जब हम बेनिफिट ज्यादा है साइड इफेक्ट्स के मुकाबले तो ड्रग्स को देना समझदारी है। तो हम जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हमने देखा कि कितना कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है, बट आप जानते नहीं उसके पीछे कितने साइड इफेक्ट्स है उसके जो आपको हो सकते हैं, जबकि अभी कोविड की सिचुएशन में तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेसिकली भी पेशेंट जो एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, चाहे खुद से खा रहे हो या किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तो एक रिस्क ले रहे हैं इन एक्सचेंज विद नो बेनिफिट। सबसे बड़ा रिस्क ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और दूसरे साइड इफेक्ट आप देखेंगे डायरिया, नाउजिया मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन जो आता है, स्टमक पेन, लूज मोशंस, एनोरेक्सिया मतलब कमजोरी और खाने का दिल नहीं चाहना, रैश, प्लूराइटिस मतलब खुजली होना, डिस्पेप्सिया, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस, पेट फूल जाना, ज्यादा गैस पास होना, म्यूकोसाइटोसिस, मुंह में छाले आ जाना, ओरल मोनिलियासिस, ये मुंह का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है पेशेंट जो एंटीबायोटिक खाता है। डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाना, हेडेक, ब्रोंकोस्पाज्म, टेस्ट लॉस, ल्यूकोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होना, लिवर पे इफेक्ट होना, एलिवेटेड क्रिएटिनिन, ये किडनी पे इफेक्ट होना, एलर्जिक रिएक्शंस, एरिथमियाज माने हार्ट का जो रिदम होता है, हार्ट का जो फंक्शनिंग होता है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाना, बीपी गिर जाना, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन अगेन एरिथमियाज को प्रमोट करता है, टॉर्सिड डिपॉइंटिस भी एक एरिथमिया है, लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट है ये ड्रग के, ओरल कैंडिडियासिस अगेन फंगल इन्फेक्शन है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, टंग डिस्कलरेशन, एस्थीनिया, पैरास्थीसिया, फैटिग, मलेज, एनाफाइलेक्सिस एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है इस दवाई से, इंटेस्टिशियल नेफ्राइटिस अगेन किडनी पे इसका बुरा इफेक्ट है और किडनी फेलियर भी हो सकता है।
सकता है, हेपेटिक फेलियर, लिवर फेलियर। और अभी रिस्क खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे कन्वल्शंस, फिट्स आना, चक्कर आना, हेडेक, हाइपर एक्टिविटी, नर्वसनेस, एजिटेशन, सिंकोप, एग्रेसिव बिहेवियर, चाहे मैं कितने ही बोलूं, आप देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के भी ऑलमोस्ट 31 साइड इफेक्ट्स है। आप कितना रिस्क उठाते हो अननेसेसरी मेडिकेशन के पीछे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस गैर जिम्मेदाराना मेडिकेशन यूज के इस्तेमाल में कौन कौन शामिल है। पहले है जनरल पॉपुलेशन, जो आम लोग हैं। इन पेशेंट्स में जो आए थे, इनमें मैंने कॉमन चीज ये देखा कि ये लोग बिना किसी डॉक्टर से बताए, बिना किसी से पूछे, ये फार्मेसी में जाते हैं, बोलते हैं कि कोविड है, मुझे दवाई दीजिए, फार्मेसी वाला उठा के दवाई दे देता है। दूसरे इनमें ऐसे कैटेगरी वाले लोग हैं जो अपने रिश्तेदार को फोन करते हैं कि आपको कोविड हुआ था, आपने क्या दवाई लिया, मैं भी वही लेता हूँ, और वही जाके फार्मेसी में जाएंगे, दवाई लेंगे। तीसरे वो लोग हैं जो खुद को कोविड हुआ और ये आप सबके डॉक्टर बनने फिरते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे को ये दवाई असर कर गई, तुम भी ये खा लो, तुम भी ठीक हो जाओ। अब दूसरा कल्प्रिट है फार्मासिस्ट। इंडियन गाइडलाइंस, इंडियन रूल्स में जो शेड्यूल्ड ड्रग्स कैटेगरी में जो ड्रग्स आते हैं, इस ड्रग को सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही दवाई दिया जा सकता है। इसको फार्मासिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन दिए नहीं दे सकता। बट मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार देखा कि कोई भी पेशेंट आ सकता है फार्मेसी में, वो बोलेगा कि मुझे ये दवाई चाहिए, फार्मेसी उठा के देगा, ना वो प्रिस्क्रिप्शन पूछेगा, ना वो डॉक्टर का नाम पूछेगा, किसने आपको प्रिस्क्राइब किया। थर्ड कल्प्रिट है फर्जी डॉक्टर्स। फर्जी डॉक्टर्स तो हमारे इंडिया में पहले से भी थे, बट कोविड में तो ये उभर के आ गए। ऐसे कई प्रिस्क्रिप्शन मेरे सामने आए जिन पर कई लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लिखे हुआ है और नीचे डिग्री के नाम पे कुछ भी लिखे हुआ है, ना वो कोई डिग्री है, ना वो कोई क्वालिफिकेशन है, कुछ भी लिखते हैं और अपने आप को डॉक्टर बना के लोगों को दवाई बेचते फिर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में। और आखिरी कल्प्रिट वो है खुद डॉक्टर्स, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, उसमें MBBS भी है, उसमें MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी है। ऐसे कई प्रिस्क्रिप्शन मेरे सामने आए जो बेकार मेडिकेशन उसमें लिखे हुए थे, जिसकी पेशेंट को कोई जरूरत नहीं थी। मैं सब डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पे, तो लोग ऑफेंड ना हो। कोई डॉक्टर्स अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो ऑफेंड मत होइए कि मैंने डॉक्टर्स बोल दिया। मैं उन डॉक्टर्स के लिए ऊपर उंगली उठा रहा हूँ जो अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वालिफाइड होने के बाद भी वो अपने नॉलेज और स्किल्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं उन डॉक्टर्स पे उंगली उठा रहा हूँ। तो यही मैं अब वीडियो कंक्लूड करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दवाई है, बट दवाई का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा, गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान ही होगा। और जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वो आम इंसान को भी समझने की जरूरत कि ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें भी हमें देखना पड़ता है जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। इनकेस आपको कोई डाउट्स है और इनकेस आप कुछ चाहते हैं कि कोई टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर बनाएंगे वीडियोस आगे। थैंक यू।